दोस्तों, शाह रिजा पहलवी ये जो आज फ्लोरिडा में बैठ के अमेरिका के चैलेंज कर रहा है ईरान के लोगों को कि आप घरों से बाहर आ जाओ, सरकार के खिलाफ बगावत कर दो और जल्द ही हम इकट्ठे होंगे और अपनी हुकूमत चलाएंगे। ये शाह रिजा पहलवी वन, जो कि ईरान का कभी बादशाह हुआ करता था, मोनार्की सिस्टम थी ईरान में, इसका राज चल रहा था और इसके समय ईरान ने बड़ी तरक्की भी की थी। तरक्की के ये जो मायने हैं ये दो प्रकार के हैं। ईरान तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री था, इसके पास बहुत याद में ऑयल था और इस ऑयल का एक्सपोर्ट करके इसके पास बहुत पैसा आया और यूरोपियन नेशन जो थे उस वक्त इसकी मदद कर रहे थे। ये अपने आप को यूरोपियन से कम नहीं समझता। 1971 की बात है, इसने 2500 साल अपनी पुरानी डायनेस्टी को याद करते हुए पर्सपोलिस, जो कि उस समय एक खंडर था जहां पे सिर्फ एक ही चीज मिल सकती थी, वो थी सैंड सैंड एंड सैंड, नथिंग एल्स। उस जगह पे इसने 2500 साल शताब्दी मनाने का ख्वाब देखा हुआ था और उसे पूरा करने के लिए ये उतावला था। अक्टूबर के महीने इसने वहां पे शताब्दी समारोह का आयोजन किया। ये इतना भव्य आयोजन था, इसमें आज के मुताबिक $100 मिलियन तब कहा जाता है। अगर आज के मुताबिक अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये $500 मिलियन के पास बैठता है। इतनी भव्य तरीके से उस समय ये आयोजन मनाया गया। वहां पे क्योंकि जगह तो कोई थी नहीं, रेगिस्तान में टेंट नुमा महल खड़े कर दिए गए, टेंट नुमा घर कमरे खड़े कर दिए गए। हर टेंट में 2 कमरे थे, बाथरूम था, हर प्रकार की लग्जरी थी। सारा मुआयना किया गया, मार्च पास्ट सब कुछ वहां पे कराया गया। और ये जो इस प्रकार का फालतू का खर्च किया गया, ये लोगों की आंखों में चुभने लगा। लोगों को क्या लेना देना था? राजा अपनी पुरानी वजहों को याद करके, उनका स्मारक बना करके उनके लिए शताब्दी का समारोह कर रहा था, वो दिखावा कर रहा था जो लोगों के दिलों में तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि जो गरीबी की रेखा से नीचे थे उनके लिए तो इसके कोई मायने नहीं थे। इसकी कड़ी आलोचना हुई और धीरे धीरे ईरान में शाह के खिलाफ पब्लिक का रोष उठने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि उस समय के ईरान को हम अगर याद करें, खास तौर पे भारतीय और पंजाब का इलाका तो जानते ही हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर उस समय के हैं जो ईरान से पढ़ के आए थे, रशिया में भी जाते थे और ईरान से भी एजुकेशन प्राप्त करते थे। एजुकेशन हब था ईरान। इसके अलावा नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए भारतीय लोग ईरान जाया करते थे। ईरान से बड़े लोग पैसा कमाकर वापस लौटे भी थे, आप बहुत सारों को जानते भी होंगे। सो ईरान वाज अ फ्लरिशिंग नेशन विच वाज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन टू द पीपल आउटसाइड। क्योंकि ईरान जो था वो टोटल यूरोपियन की नकल के ऊपर अपने आप की तरक्की जो था वो कर रहा था। 1976 में अयातुल्ला खमेनी, जो कि उस समय एग्जाइल में थे, उनके खिलाफ एक आर्टिकल छपा और उसमें उनकी बड़ी बेइज्जती की गई और उसे यहां तक चापलूस कहा गया अंग्रेजों का, और भारत के साथ उसे जोड़ा गया। नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे अयातुल्ला खमेनी के जो प्रशंसक थे, जो उसको चाहने वाले थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी और शाही घराने के प्रति लोगों की नफरत बढ़ने लगी। और इस प्रकार इसमें जो नफरत थी उसमें गरीबी और उस समय आ रही आर्थिक तंगी ने घी का कार्य किया और सरकार के खिलाफ बगावत उठ गई। 1978 के दशक में शाह ऑफ ईरान रिजा पहलवी जो थे वो बीमार हो गए और बीमारी के इलाज के लिए उन्हें बाहर पहले इटली जाना पड़ा, वहां से वो अमेरिका गए, कैंसर डिटेक्ट हुआ और जब वो बाहर छोड़ के गए तो पीछे से अयातुल्ला खमेनी जो थे वो वापस ईरान लौट आए और ईरान के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। भीड़ उमड़ के उसे लेने के लिए आई
और एकदम सरकार का तख्ता पलट गया। जो मोनार्किकल सिस्टम था उसको उठा के फेंक दिया गया और उसकी जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो थी उसे स्थापित कर दिया गया और इस प्रकार फंडामेंटलिस्ट के हाथ में हुकूमत आ गई। एक तो बात हमें माननी पड़ेगी कि शाह ऑफ ईरान के समय औरतों को हर प्रकार की सहूलत, हर प्रकार की आजादी प्राप्त थी। वो काम कर सकती थी, एजुकेशन प्राप्त कर सकती थी, नौकरियां कर सकती थी, अपने घर से बाहर जिस प्रकार चाहे पहरावा पहन सकती थी। लेकिन जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई, इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई, यह गणतंत्र नाम का ही था, एक्चुअल में ये एक था इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की हुकूमत थी जिसमें कट्टरपंथियों ने औरत को वापस उसकी चार दीवारी में झोंक दिया। उसकी जितनी भी आजादी थी उस पर पाबंदियां लगा दी गई और उसे बुर्के के पीछे बंद कर दिया गया। आज ईरान के लोग बड़ी बार उसी आजादी को याद करते हुए, शाह रजा पहलवी के उस वक्त को याद करते हुए वापस वही चीज को दोहराना चाहते हैं और शाह के राज को स्थापित करना चाहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, क्राउन प्रिंस जो कि 1979 से फ्लोरिडा में रह रहा है, यह उस समय बहुत छोटा था जब 1971 में ये भव्य स्मारक और ये शानो शौकत जो थी पर्सपोलिस में उसके पिता ने दिखाई थी। आज ये उसी याद में बैठा हुआ है कि शायद उसे भी एक मौका मिले वापस ईरान में अपनी हुकूमत स्थापित करने का, और शायद ये मौका इसे मिल जाए क्योंकि ये हमेशा प्रशंसक रहा है ट्रंप का। ट्रंप को ये हमेशा सपोर्ट करता आया है। 12 जनवरी को ट्रंप की और इसकी मुलाकात होने वाली है। कल देखेंगे जब इनकी मुलाकात होती है तो क्या बदलाव आता है। और इस समय पहली बार है कि ईरान में रजा शाह पहलवी के समर्थक जो हैं वो भीड़ जो है सड़कों पे उमड़ गई है। इसने नारा लगाया था कि बाहर आओ और आके सरकार के खिलाफ बगावत करो। बगावत हो रही है, आगजनी भी लगी हुई है। सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है, धर्म, हम जानते हैं रिलीजन इज ओपियम फॉर द पीपल, लेकिन धर्म भी जब जरूरत से ज्यादा सख्ती के साथ जबरन लोगों के ऊपर थोपा जाता है तो वो धर्म अधर्म का रूप धारण कर लेता है। लोग तंग आ जाते हैं। इतनी पाबंदियां ईरान में धर्म के नाम पे लोगों के ऊपर लगाई गई कि आज लोग धर्म से ही तंग आ गए हैं। वहां पे अक्सर आज लोगों को धर्म के खिलाफ आवाज उठाते देखा गया। वो खुमैनी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, धर्म के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मस्जिदों से नफरत करने लग गए हैं। वही मस्जिद जिसे हम समझते हैं कि ये वो धर्म का घर है जहां पे हम जाते हैं और हमें शांति मिलती है, लेकिन वो शांति जब अशांति में बदल जाती है तो लोग बगावत पे उतर आते हैं। आज ईरान में इस धर्म के कारण आगजनी लगी हुई है और लोग बगावत कर रहे हैं। शाह ऑफ ईरान रजा पहलवी के आने का इंतजार हो रहा है। जो इस समय घटनाक्रम चल रहा है इसके पीछे सबसे सभी हम जानते हैं कि ट्रंप या अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की सरकार चाहती है कि इस समय ईरान में तख्ता पलट किया जाए और नई सरकार को स्थापित किया जाए, क्योंकि जब नई सरकार स्थापित होगी तो ट्रंप या अमेरिका अपने मुताबिक अपनी हुकूमत चला सकेगा। यही हालात इन्होंने वेनेजुएला में किए। वेनेजुएला से निकोलस मदुरो को उठाने का मतलब ही यही था कि वहां पे आज ही ट्रंप ने अनाउंस किया है कि आई एम द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। वो इस समय केयर टेकर बन गया वेनेजुएला का, अर्थात उसने एक नहीं 2 राष्ट्रपति की पदवियां धारण कर ली हैं। ये अपने आप में है तो अचंभे की बात, लेकिन जब डिक्टेटर अपने हाथ में ताकत ले लेता है तो वो तानाशाह कैसे बनता है और किस प्रकार उसका घमंड सिर चढ़ के बोलता है, वो ट्रंप को देखकर समझा जा सकता है। मैं कुछ दर्शकों से एक बात करता जाऊं, वक्त बदल गया है। आज अखबार जो है एक बोझ सी बन गई है।
आज अखबार की इतनी महत्वता नहीं रही, क्योंकि हमें मोबाइल जो है हर घड़ी हर वक्त हर प्रकार की न्यूज से अवगत करवाता रहता है। लेकिन एआई सिस्टम कुछ ऐसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इतनी फेक न्यूज आती हैं, पता ही नहीं चलता सच क्या और झूठ क्या है। कभी खबर आ जाती है ट्रंप जो है उसने ईरान पे हमला कर दिया और कब्जा कर लिया, और कभी आता है कि ये हो गया वो हो गया। जो दर्शक मेरी ये बात सुन रहे हैं वो न्यूज को सुनने से पहले उसकी कंफर्मेशन जरूर कर लें। किसी भी न्यूज को मानने से पहले उसको फैक्ट चेक जरूर कर लें, क्योंकि पता नहीं वो सच भी है कि झूठी ही खबर फैलाई जा रही है। Anyhow, we are waiting to see a change in Iran if it happens, because Iran has also issued a warning to Trump and its administration that they are not going to watch what Trump is going to do over there. They are going to react against the Trump. But the question is, it is not Trump who is fighting for the time being in Iran. It is the public who has come out against their ruler, and ruler is none other than Ali Khomeini. So the question is, the power, the people who are in power, they are being criticized by their own people and they are revolting against the government. So we cannot blame it is Trump or Israel or somebody else. It is their own doing which is going against them. Thank you. Thank you so much.